दोस्तों नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, ये जून 2025 का अंक है। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है, ठीक है, उस नरसंहार के विषय में पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं वक्फ संशोधन अधिनियम। ठीक है, दोनों के विषय में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं सबसे पहले पहलगाम नरसंहार के बारे में। तो पहलगाम नरसंहार को अगर देखें तो इसे कुछ बिंदुओं में हम लोग इसका अध्ययन करने के लिए हम इसे कुछ बिंदुओं में हमने विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका विवरण, ठीक है, हमला जो हुआ उसका विवरण हम लोग देखेंगे। दूसरा कि हम लोग जानेंगे TRF के बारे में क्या है। ठीक है, तीसरा कि पहलगाम, ठीक है, पहलगाम को निशाना बनाने की अगर बात करें तो निशाना बनाने के कारण को देखेंगे और हमले का प्रभाव वह देखेंगे हम लोग। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई के बारे में देखेंगे, भारत की जो जवाबी कार्रवाई है। ये देखेंगे और हम लोग देखने वाले हैं कि सिंधु जल संधि इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले चूंकि विवरण है तो विवरण में हम लोग देखेंगे, विवरण का अर्थ क्या हुआ कि इसके लिए आप देखें कि स्थान, आप जानते हैं कि स्थान कौन सा था, तो बैसरण घाटी, ठीक है, पहलगाम में, पहलगाम जम्मू कश्मीर में, तो ये स्थान था। और समय की बात करें, समय तिथि, तो ये 22 अप्रैल की घटना है। ठीक है, 22 अप्रैल 2025 की यह घटना है। अगर हम हताहतों की संख्या के बारे में बात कर ले तो हताहत जो हुए इसमें कहा जाए तो कुल मिला के 28 निर्दोष जो है इसमें मारे गए। और इसमें आपको पता होगा कि धर्म पूछ करके मारा गया है, तो ये भी कुछ बात है। और एक स्थानीय लोग भी मरे हैं और एक नेपाली नागरिक भी इसमें मरा है। और किन हथियार का प्रयोग हुआ, तो हथियार जो है इसमें AK-47 जो है इसमें यूज हुआ, AK-47। ठीक है, तो हमने विवरण देखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं TRF के बारे में। TRF जिसने हमले की जिम्मेदारी ली, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, फ्रंट। तो TRF अगर देखें तो इसकी हम उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति कब हुई, तो अक्टूबर 2019 में इसकी उत्पत्ति हुई। मूल संगठन की बात करें, मूल रूप से यह किससे जुड़ा हुआ है, तो मूल रूप से ये लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा हुआ है। लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा हुआ है मूल संगठन जो इसका है, मूल संगठन इसका यही है। यानी कि लश्कर-ए-तोयबा का ये प्रॉक्सी कहा जाता है, प्रॉक्सी संगठन है। इसका जो रणनीति की बात कर ले कि TRF जो लड़ता है वो किस प्रकार से लड़ता है, इसकी रणनीति जो है वह देखें तो इसकी रणनीति जो है वह ऑनलाइन जिहाद, लोगों को मोबिलाइज करता है जिहाद के लिए, ऑनलाइन जिहाद, और फेसलेस संगठन है। ठीक है, फेसलेस संगठन, इसकी सारी गतिविधियां जो है ऑनलाइन ही होती है, तो फेसलेस संगठन है यह। मास्टरमाइंड का है इसमें मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, उद्देश्य क्या है, तो कश्मीर संघर्ष को, जो कश्मीर में जो चल रहा है, ठीक है, कश्मीर संघर्ष को स्थानीय दिखाना। इसका क्या मतलब हुआ कि
इसका यह है, देखिए अभी हालात आपने देखा कि 370 हटने के बाद हालात कितना शांतिपूर्ण हो गया, सरकार ने कितने प्रयास किए। 370 हटने के बाद काफ़ी मामला शांत हो गया, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा था, ठीक है, अभी सारा सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जो आतंकवादी संगठन है वो सोच रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी जो मंशा है वो तो पूरी नहीं होगी। तो यह इस तरह के जो घटना करके वो क्या है कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि कश्मीर जो है, कश्मीर संघर्ष जो है अभी भी चल रहा है। तो कश्मीर संघर्ष को स्थानीय और सेकुलर दिखाना, ठीक है। ये है तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को हमने देखा। इसके बाद देखें तो अब ये हम देख लेते हैं कि आखिर पहलगाम को निशाना क्यों बनाया गया, ठीक है। ये पहलगाम को निशाना क्यों बनाया गया, निशाना बनाने के कारण क्या है कि पहलगाम को ही क्यों टारगेट किया गया। तो इसे कुछ बिंदुओं में हम देख सकते हैं। सबसे पहला देखें तो रणनीतिक स्थान, रणनीतिक स्थान, ठीक है। ये आपको पता होगा कि अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है यहाँ पर। दूसरा देखें कि आर्थिक प्रहार किया गया, किस प्रकार से, तो जो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है इसको तबाह करने के लिए, ठीक है, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए, और इस मंसूबे में वो कामयाब भी रहा, ठीक है। इसके बाद है यह भी है कि सामान्य स्थिति को समाप्त करना, यानी कि वहाँ पर जो अशांति का भाव है उसको पैदा करना, अशांति और आतंक का माहौल जो है पैदा करना, सामान्य स्थिति को समाप्त करना, यह है। इसके बाद देखा जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति, जो पहलगाम का जो इलाका है इसकी भौगोलिक स्थिति भी कहीं ना कहीं पहलगाम को जो है ये टारगेट का केंद्र बनाया गया। भौगोलिक स्थिति क्यों, क्योंकि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल से निकटता, और देखा जाए तो यहाँ पर घने जंगल, ठीक है, घने जंगल, और जो एक दूसरा कारण है यह है सुरक्षा अंतराल। ये क्या है, तो इसने सुरक्षा बलों की कमी का फ़ायदा उठाया। यहाँ पर सुरक्षा बल कम होते हैं क्योंकि घूमने का जगह है, पर्यटन का जगह है, तो यहाँ सुरक्षा बलों की कमी ही रहती है, सुरक्षा बलों की कमी का यह फ़ायदा उठाया। तो ये थे पहलगाम के निशाना बनाने के कारण। और हमले का प्रभाव देख लेते हैं कि हमले का प्रभाव क्या हुआ। हमले का प्रभाव देखें तो इसमें पहला तो यही हुआ कि पर्यटन को नुकसान हुआ, और 80% जो बुकिंग है वो कैंसिल हो गई तत्काल, ठीक है, 80% बुकिंग रद्द हो गई। आर्थिक नुकसान हुआ, कैसे, तो 12,000 करोड़ सरकार ने निवेश किया था यहाँ पर हाल ही में। 12,000 करोड़ का सेक्टर जो है, जो विकास के कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च हुए थे वो प्रभावित हुए, सेक्टर प्रभावित। इसके अलावा देखें तो व्यापार पर असर पड़ा, व्यापार पर नकारात्मक असर। स्वाभाविक है कि व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा ही, चाहे फल पर हो, केसर पर हो, या ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, सभी के व्यापार पर जो है असर देखने को मिला। और एक चीज़ हम यह भी देखें कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है वह जो है निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर नकारात्मक प्रभाव डाला, ठीक है। तो ये भी था कि अब इतना अगर इस तरह के हमले होंगे, ठीक है, तो कौन निवेश करेगा, तो ये था। तो इस प्रकार से हमले का हमने तत्काल प्रभाव जो है वो देखा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सभी हुआ तो कहीं ना कहीं भारत तो कार्रवाई करेगा ही, और किया ही। बाद में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी मई जो अप्रैल का जो समाचार है, जो पहलगाम जो हमला हुआ, चूँकि हम लोग वहीं पढ़ रहे हैं, फिर अगला अंक में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पढ़ेंगे ही, विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, तो वो तो बात की बात है। लेकिन तत्काल जो कार्रवाई भारत ने की वह कौन सी थी उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत की कार्रवाई, किस प्रकार की कार्रवाई की गई, तो देखिए दो तरह की बातें हुई। एक तो राजनीतिक और देखा जाए तो आर्थिक कदम,
आर्थिक कदम, ये क्या था? तो हम लोग देखते हैं। तो पहला तो जैसा कि आपको पता होगा कि सिंधु जल संधि, ठीक है, सिंधु जल संधि इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। अटारी बाघा सीमा इसको जो है सील कर दिया गया, ठीक है। और एक होता है SVES, ठीक है, यानी कि सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम, तो यह जो है इसको रद्द कर दिया गया। इसके अलावा देखें तो वहाँ पर पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात और सैन्य सलाहकार जो है उसको क्या घोषित किया? पर्सोना नॉन ग्राटा। तो ये था, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है कि ये सभी जो है वो एकदम से प्रभाव से निष्प्रभावी हो गए सब, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा देखें तो हाई कमीशन स्टाफ में कटौती की गई, हाई कमीशन स्टाफ में कटौती की गई, ठीक है। तो ये सभी जो है वो त्वरित कार्रवाई थी भारत की। और सुरक्षा एवं जांच भी देखें, इसमें सुरक्षा एवं जांच तो NIA, ठीक है, NIA की जो है गहन जांच हुई, NIA द्वारा गहन जांच। इसके बाद देखें तो स्लीपर सेल पर नकेल कसा गया। इसके अलावा देखें कि 1500 तकरीबन जो है संदिग्ध, इससे पूछताछ की गई। तो ये सभी जो है भारत की तरफ से की गई कार्रवाई है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु जल का महत्व क्या है, ठीक है। सिंधु जल समझौता का महत्व क्या है, इसको रोक देने से पाकिस्तान पर क्या असर आएगा वो हम देख लेते हैं। सिंधु जल का महत्व तो आपको पता होगा, यह पाकिस्तान की लाइफलाइन है, ठीक है। तो समझौता हुआ था कब? यह समझौता हुआ था 1960 में, ठीक है। और किन के बीच? नेहरू जी के बीच, और उस समय अयूब खान थे वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे, तो अयूब खान, इनके बीच। और जो सिंधु नदी है इस पर निर्भरता कहा जाए तो 80% जो है यह जो है निर्भर है पाकिस्तान इस पर, पाकिस्तान, ठीक है, सिंधु नदी पर। और एक बात यह है कि 80% इस पर निर्भर है। और कृषि कार्य जो है, माने पाकिस्तान की जो कृषि है यह 80% डिपेंड है किस पर? सिंधु नदी पर। और आपको बता दें कि पाकिस्तान का 20% जो है वो GDP में कृषि योगदान करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना असर जो है पाकिस्तान पर पड़ने वाला है, ठीक है। और अब चूँकि भारत ने समझौता रद्द कर दिया है तो अब यह जल जो है भारत अपने अधिकार में रखेगा, अपनी सुविधा के लिए इस जल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, भारत का अधिकार। तो दोस्तों हम लोगों ने इसे विस्तारपूर्वक देखा, आपका पहलगाम नरसंहार को। अब जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है वो है वक्फ संशोधन अधिनियम, तो इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम को आपको कहा जाए तो उम्मीद, UMEED, ठीक है, उम्मीद अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है, उम्मीद अधिनियम। तो उम्मीद अधिनियम क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक जो है चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका पूरा नाम देखें तो यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आप देख रहे हैं UMEED, ये डेवलपमेंट एक्ट, इसी को हम लोग उम्मीद अधिनियम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, उम्मीद अधिनियम से हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो हमने इसे कुछ वर्गों में डिवाइड किया है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे विधायी प्रक्रिया। इसमें विधायी प्रक्रिया, इसके बाद संपत्ति पंजीकरण के नियम देखेंगे, इसके बाद प्रबंधन एवं पारदर्शिता, इस पर बात करेंगे। संगठनात्मक संरचना और सामाजिक सुधार जो इसके जरिए होना है, वो सामाजिक सुधार की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले विधायी प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया में हम लोग देखें तो सबसे पहले देखते हैं प्रभावी तिथि। प्रभावी तिथि ये कौन सी है? तो आपको पता होगा, ये 8 अप्रैल 2025 ये है प्रभावी तिथि। लोकसभा में पारित कहें तो 2 अप्रैल को हुआ था, 2 अप्रैल 2025 को। और यहाँ पर 288 और 232 ये मत थे। ठीक है, इतना मत 288 मत जो है वो पक्ष में समर्थन में पड़े और 232 मत जो है वह विपक्ष में पड़े। इसके बाद अगर देखें राज्यसभा में पारित, तो ये 3 अप्रैल को हुआ, 3 अप्रैल को। इसमें अगर देखा जाए तो 128 और 95 मत विपक्ष में और 128 मत जो है वो समर्थन में पड़े। राष्ट्रपति का अनुमोदन ये कब हुआ? तो ये 5 अप्रैल 2025 को हुआ। ठीक है, और जेपीसी समीक्षा की बात करें, जेपीसी समिति इसकी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी समीक्षा की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता होगा, जगदम्बिका पाल। ठीक है, ये भाजपा के सांसद हैं, जगदम्बिका पाल। ठीक है, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से जो विधायी प्रक्रिया संपन्न हुई उसे हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा। अब संपत्ति का पंजीकरण देखेंगे। ठीक है, संपत्ति पंजीकरण के नियम। ठीक है, तो आइए, संपत्ति पंजीकरण के नियम। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, जो आपको जो मुख्य बात है वो ध्यान रखना है। इसमें पहला क्या है कि दानकर्ता जो भी दान करे, ठीक है, जो भी दान करता है, दानकर्ता का स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी का ज़मीन कोई दे देगा, स्वामित्व हो, ये अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। दूसरी बात है कि 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष मुस्लिम होना, 5 वर्ष से प्रैक्टिकल मुस्लिम, ऐसे नहीं कि 5 वर्ष से प्रैक्टिकली मुस्लिम होना जो है, मुस्लिम होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य ये है। इसके बाद जो संपत्ति विवादित होगी या जो संपत्ति अनिर्दिष्ट होगी, उस संपत्ति पर रोक, उसको वक्फ नहीं किया सकता है, संपत्ति पर रोक। ठीक है, ये है। इसके बाद अगर कोई एएसआई की प्रॉपर्टी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी प्रॉपर्टी, ये स्मारक अगर है, स्मारकों पर दावा जो है वह प्रतिबंधित, एएसआई स्मारकों पर दावा प्रतिबंधित। और आदिवासी क्षेत्र, ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों की बात की जाए तो 5वीं और 6ठी अनुसूची, इस पर जो है इसमें प्रतिबंध रहेगा, आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिबंध रहेगा।
तो ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से संपत्ति पंजीकरण के नियम कि दानकर्ता का स्वामित्व होना चाहिए, 5 वर्ष मुस्लिम होना जरूरी है, हाँ, जो विवादी जमीन होगी, अनिर्दिष्ट संपत्ति होगी, उस पर रोक होगा, ASI स्मारकों पर जो है दावा प्रतिबंधित होगा, आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिबंध होगा। तो ये सभी कुछ इसके नियम हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रबंधन एवं पारदर्शिता, ठीक है। इसका जो तीसरा टॉपिक है जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, प्रबंधन एवं पारदर्शिता, तो इसे देखते हैं। प्रबंधन एवं पारदर्शिता, तो प्रबंधन एवं पारदर्शिता में देखें तो पहला ये कि एक केंद्रीकृत पोर्टल का निर्माण किया गया है, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण, पहली बात ये। और इस पोर्टल में जो है 6 माह के भीतर जो है 6 माह के भीतर विवरण जो है, विवरण ये अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है, अपलोड अनिवार्य। इसके बाद देखें तो सर्वेक्षण का जो काम है, वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण, वह जो है सर्वेक्षण का अधिकार वो किसको दिया गया है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, वो जिलाधिकारी को दिया गया है, जिलाधिकारी को दिया गया। और एक जो खासियत है इसकी जो पहले नहीं की जा सकती थी, वो है कि दीवानी अदालत में अपील का अधिकार, ठीक है, अपील का अधिकार। तो ये इसमें कुछ प्रबंधन और पारदर्शिता संबंधी प्रावधान है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके संगठनात्मक संरचना, ठीक है। देखिए जैसा कि हम लिखा है कि संगठनात्मक संरचना, ठीक है, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। संगठनात्मक संरचना में देखें तो देखिए एक है केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय वक्फ परिषद, और दूसरा राज्य वक्फ बोर्ड, और इसमें अगर मेंबर की बात करें तो 22 सदस्य, और इसमें कितने, तो इसमें 11 सदस्य। और इन 11 सदस्य में देखा जाए तो 4 जो है 4 गैर मुस्लिम, 4 गैर मुस्लिम अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक कितने, तो 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। 10 जो है मुस्लिम, 10 मुस्लिम सदस्य, और इस 10 मुस्लिम सदस्य में से 2 महिला जो है अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, 2 महिला होनी ही चाहिए, 2 महिलाएं। और बाकी जो अन्य मेंबर हैं वो सांसद और पूर्व न्यायाधीश, ठीक है। तो ये है केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना। राज्य वक्फ परिषद में देखें तो अधिकतम तो नहीं, ये 11 सदस्य है इसमें, और 11 सदस्य में देखें तो 3 जो है गैर मुस्लिम, ये अधिकतम की बात है, अधिक से अधिक 3 मुस्लिम गैर मुस्लिम रह सकते हैं। इसके बाद ये अधिकतम की बात है, अधिक से अधिक 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। 4 जो है अनिवार्य रूप से मुस्लिम सदस्य होंगे, और इसमें भी आपको 2 महिलाएं जो है, महिलाएं अनिवार्यतः होंगी, 2 महिलाएं, ठीक है। और बाकी जो सदस्य हैं वो विधायक एवं काउंसिल के सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वक्फ बोर्ड की संरचना हम देखते हैं, ठीक है। और अब जो है एक जो दिया गया है कि हाँ इसमें सामाजिक सुधार क्या हुआ है, तो सामाजिक सुधार को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सामाजिक सुधार में हम लोग देखते हैं एक तो महिलाओं हेतु विरासत, ठीक है, आप महिलाओं को बेदखल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं वक्फ करना हो तो महिला के अधिकार से वंचित कर दीजिएगा और संपत्ति वक्फ कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते, पहले महिलाओं का हिस्सा निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो चीज़ है महिलाओं हेतु विरासत, ये है। दूसरा देखें तो विधवाओं अनाथों हेतु विशेष प्रावधान इसमें है।
और एक जो सबसे अच्छी बात मुझे भी लगी व्यक्तिगत तौर पर कि बोर्ड में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी, ठीक है, अनिवार्य भागीदारी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने वक्फ अधिनियम जो संशोधन अधिनियम है, उम्मीद अधिनियम जिसे कहा जाता है, तो उसे हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो देखिए हमने इसके कौन कौन से भाग को पढ़ा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर उम्मीद अधिनियम के लिए तो विधायी प्रक्रिया देखा हमने, संपत्ति पंजीकरण के जो नियम है उसका अध्ययन हमने किया, प्रबंधन और इसमें पारदर्शिता संबंधी जो बातें हैं वो देखा, संगठनात्मक संरचना किस प्रकार की वो देखा, और इसमें सामाजिक सुधार किस प्रकार नजर आते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।